दोस्तों नमस्कार। ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों समाजशास्त्र के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे समाजशास्त्र का महत्वपूर्ण टॉपिक समाजीकरण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके आगामी परीक्षाओं जैसे पीजीटी परीक्षा, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर, केंद्रीय विद्यालय संगठन और नेट जेआरएफ के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। तो आइए शुरू करते हैं समाजशास्त्र के अंतर्गत समाजीकरण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। पहला प्रश्न है दोस्तों, समाजीकरण या सोशलाइजेशन का तात्पर्य क्या है, आपको बताना है। ऑप्शंस हैं आपके, शैशव अवस्था से युवा अवस्था तक की वृद्धि की प्रक्रिया। दूसरा है परिवार में व्यक्तित्व के विकास की प्रक्रिया। तीसरा सामाजिक मूल्यों तथा भूमिकाओं को सीखने की प्रक्रिया। या चौथा है अपने अधिकारों को प्राप्त करने की प्रक्रिया। तो सही उत्तर है दोस्तों, समाजीकरण सामाजिक मूल्यों और भूमिकाओं को सीखने की प्रक्रिया है। तो ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगर इस प्रश्न की व्याख्या देखें तो आप जान पाएंगे कि समाजीकरण के द्वारा हम जिन व्यवहारों को सीखते हैं वे साधारणतया अच्छे होते हैं क्योंकि वे सामाजिक मूल्यों के अनुरूप होते हैं और उन्हीं मूल्यों के द्वारा व्यक्ति भूमिकाओं को सीखता है। चूँकि भिन्न भिन्न समाजों के सामाजिक मूल्य अलग अलग होते हैं, यही कारण है कि विभिन्न समाजों में समाजीकरण की प्रक्रिया के द्वारा किन किन चीज़ों को सीखा जाए ये बहुत भिन्न होता है। जॉनसन ने लिखा है कि समाजीकरण वह सीखना है या वो लर्निंग प्रोसेस है जो सामाजिक भूमिका अदा करने में किसी भी योग्यता में योगदान देता है और ये सीखना किसी विशेष दिशा और गुण में होता है। किसी विशेष सामाजिक व्यवस्था के संदर्भ में ये इच्छित तथा उचित सीखना है। तो याद रखिएगा, समाजीकरण सामाजिक मूल्यों और भूमिकाओं को सीखने की प्रक्रिया है। अगला प्रश्न है, सामाजीकरण एक प्रक्रिया है। तो आप जानते हैं सामाजीकरण सीखने की एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति सामाजिक मूल्य और भूमिकाओं को सीखता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा समाजीकरण का अभिकरण नहीं है। परिवार, पड़ोस, राजनीतिक संस्थाएं या आनुवांशिकता। तो दोस्तों आप जान लीजिए कि परिवार, पड़ोस और राजनीतिक संस्थाएं या जो अन्य सामाजिक संस्थाएं हैं वो समाजीकरण के अभिकरण यानी एजेंसी माने जाते हैं। आनुवांशिकता सामाजीकरण का अभिकरण नहीं है। तो याद रखिएगा ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने समाजीकरण के संदर्भ में लुकिंग ग्लास सेल्फ की अवधारणा का मत व्यक्त किया है। आर.एम. मैकआइवर, C.H. कूले, G.H. मीड या इमाइल दुर्खीम। तो सही उत्तर है C.H. कूले ने। दोस्तों C.H. कूले ने समाजीकरण के संदर्भ में लुकिंग ग्लास सेल्फ की अवधारणा व्यक्त किया है और अमेरिकी समाजशास्त्री C.H. कूले ने अपनी पुस्तक सोशल ऑर्गेनाइजेशन और ह्यूमन नेचर एंड द सोशल आर्डर में स्पष्ट किया है कि कैसे कोई जैविक प्राणी सामाजिक प्राणी बनता है। जैविक प्राणी के सामाजिक प्राणी बनने की प्रक्रिया उसके सिद्धांत का मुख्य बिंदु है और कूले का कहना है कि सेल्फ यानी आत्मन का विकास समाज में होता है। समाज और आत्मन एक दूसरे से कभी अलग नहीं किए जा सकते हैं और उन्हीं के शब्दों में सेल्फ एंड सोसाइटी आर ट्विन बोर्न यानी आत्मन का विकास कोई जैविक प्रक्रिया नहीं है, ये एक सामाजिक तथ्य है और इसका विकास समाज के संसर्ग में ही संभव है। उन्होंने बताया कि बच्चों में लगभग 2 साल की उम्र में आत्मचेतना का विकास होने लगता है। बच्चे समाज में कैसे सीखते हैं इसे स्पष्ट करने के लिए उन्होंने सोशल लुकिंग ग्लास सेल्फ यानी सामाजिक आत्मदर्शन का दर्पण सिद्धांत दिया है और इस अवधारणा को स्पष्ट करते हुए लेस्ली और उनके सहयोगियों ने कहा है कि द सोशल लुकिंग ग्लास इज द ग्रुप ऑफ सोसाइटी इन विच पर्सन इमेजिन हाउ अदर्स सी देम। यानी इस सिद्धांत की पहली चर्चा उनकी कृति ह्यूमन नेचर एंड द सोशल आर्डर में दिखती है और कूले के आत्मन या सेल्फ के विकास का विचार उनके पूर्ववर्ती मनोवैज्ञानिक विलियम जेम्स के सामाजिक आत्मन में मिलता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में लुकिंग ग्लास सेल्फ यानी आत्मदर्पण का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है। तो आप जानते हैं कूले ने। C.H. कूले ने लुकिंग ग्लास सेल्फ यानी आत्मदर्पण का सिद्धांत प्रस्तुत किया है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, सामाजीकरण का आत्मदर्पण दर्शन सिद्धांत किसने दिया है। तो उत्तर है चार्ल्स कूले ने दोस्तों सामाजीकरण का आत्मदर्पण दर्शन सिद्धांत दिया है।
अगला प्रश्न इसी से रिलेटेड है, आपसे पूछा गया है कि आत्मदर्पण का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया है। तो जान लीजिए, आत्मदर्पण का सिद्धांत C.H. कूले के द्वारा प्रतिपादित किया गया है। ऑप्शन बी सही उत्तर है। अगला प्रश्न आप जान लीजिए कि ये प्रश्न बार बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि आत्मदर्पण दर्शन का सिद्धांत किसने दिया है। तो सामाजिक विज्ञान में दोस्तों आत्मदर्पण दर्शन का सिद्धांत C.H. कूले के द्वारा प्रतिपादित किया गया है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, किसने आत्म का प्रस्तुतिकरण लिखी है और भूमिकाओं के अधिनियम की अवधारणा दी है। तो आप जानते हैं, देखिए यहाँ पर ऑप्शन देख लेते हैं दोस्तों, इरविंग गॉफमैन, एल अल्थुजर, जे अलेक्जेंडर या C.H. कूले। तो आत्म का प्रस्तुतिकरण और भूमिकाओं के अधिनियमन की अवधारणा इरविन गॉफमैन के द्वारा दी गई है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। आप जानते हैं कि आत्मदर्पण दर्शन सिद्धांत C.H. कूले का है, लेकिन आत्म का प्रस्तुतिकरण और भूमिकाओं के अधिनियमन की अवधारणा इरविन गॉफमैन की है। इरविन गॉफमैन ने अपनी पुस्तक प्रेजेंटेशन ऑफ सेल्फ इन एवरीडे लाइफ 1959 में प्रेजेंटेशन ऑफ सेल्फ यानी आत्म का प्रस्तुतिकरण पर विस्तार पूर्वक चर्चा किया है। और व्यक्ति निसंदेह और स्पष्ट रूप से पूछता है कि आप कौन हैं, वे स्वयं से पूछते हैं मैं कौन हूँ। दोनों प्रश्नों का उत्तर देते हुए मान्य विचार प्रकट करते हैं कि लिंग, आयु, व्यवसाय, वैवाहिक स्थिति इत्यादि सामाजिक भूमिका से संबंधित है। भूमिकाओं के अधिनियम या इनैक्टमेंट ऑफ रोल्स की अवधारणा प्रस्तुत करते हुए उन्होंने बताया कि बच्चे तरह तरह की भूमिका प्रस्तुत करते हैं, जैसे डॉक्टर, वकील, सिपाही, सैनिक इत्यादि की भूमिका निभाते हैं, जो भविष्य में ऐसा बनने की कोशिश करते हैं। अगला प्रश्न है, सामाजिकरण वह सीखना है जो सीखने वाले की सामाजिक भूमिका को निर्वाह के योग्य बनाता है। सामाजिकरण की यह व्याख्या किसकी है। तो सही उत्तर है, ये व्याख्या जॉनसन के द्वारा दी गई है। दोस्तों, सामाजिकरण की प्रक्रिया को जॉनसन ने काफ़ी सरल ढंग से परिभाषित किया है। उनका कहना है कि सामाजिकरण वह सीखना है या वो लर्निंग प्रोसेस है जो सीखने वाले की सामाजिक भूमिका के निर्वाह के योग्य बनाता है। इसको आप इस तरह से देख सकते हैं कि सोशियलाइजेशन इज लर्निंग दैट इनेबल्स द लर्नर टू परफॉर्म सोशल रोल्स। जॉनसन का ये भी कहना है कि प्रत्येक चीज़ सीखना सामाजिकरण नहीं है। सीखने की उसी प्रक्रिया को उन्होंने सामाजिकरण कहा है जिसकी मदद से व्यक्ति की भागीदारी समाज में संभव होती है। सीखने का उद्देश्य सामाजिक प्रक्रियाओं में भाग लेना और सामाजिक नियमों और मूल्यों के अनुसार अनुसरण करना होता है। समाज को विध्वंस करने के बारे में सीखना सामाजिकरण नहीं है। अगला प्रश्न पूछा गया है कि सामाजिकरण सीखना है जो सीखने वाले को सामाजिक भूमिकाएं निर्वाह करना सिखाता है। तो ये H.M. जॉनसन का कथन है। ऑप्शन सी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, सामाजिकरण का तात्पर्य सीखने से है ताकि व्यक्ति सामाजिक कार्यों को कर सके। ये परिभाषा किसकी है। तो ये है H.M. जॉनसन की। दोस्तों, H.M. जॉनसन ने अपनी पुस्तक सोशियोलॉजी में लिखा है कि सामाजिकरण का तात्पर्य सीखने से है ताकि व्यक्ति सामाजिक कार्यों को कर सके, या सामाजिकरण वह सीखना है जो सीखने वाले की सामाजिक भूमिका के निर्वाह योग्य बनाता है। ये परिभाषा H.M. जॉनसन की है। अगले प्रश्न पर आते हैं, किसने सामाजिकरण की विवेचना जेनेसिस यानी वंशानुगत और टेलिसिस यानी पर्यावरण के आधार पर की है। ऑप्शन देखते हैं, H.F. गिडेंस, L.F. वार्ड, C.H. कूले या H. मीड। तो सही उत्तर है L.F. वार्ड। दोस्तों, L.F. वार्ड ने सामाजिकरण की विवेचना जेनेसिस और टेलिसिस यानी वंशानुगत और पर्यावरण के आधार पर प्रस्तुत की है। तो याद रखिएगा, सामाजिकरण की जेनेसिस और टेलिसिस के आधार पर विवेचना L.F. वार्ड द्वारा प्रस्तुत की गई है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सामाजिकरण की चर्चा में स्थिति की परिभाषा का सिद्धांत किसने दिया है। तो देखिए, ऑप्शन है S. फ्रायड, W.I. थॉमस, H.M. जॉनसन या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर है W.I. थॉमस। दोस्तों, सामाजिकरण की चर्चा में स्थिति की परिभाषा का सिद्धांत W.I. थॉमस ने अपनी पुस्तक द चाइल्ड इन अमेरिका में प्रस्तुत किया है। स्थिति की परिभाषा के अनुसार निर्णय लेने से पहले लोग आमतौर पर कार्रवाई करने से पहले घटनाओं की जांच और विचार विमर्श करते हैं। व्यक्ति वास्तविकता या तथ्यों पर प्रतिक्रिया नहीं करते हैं, बल्कि इन स्थितियों और तथ्यों की उनकी धारणा का व्यक्तिगत परिभाषा पर प्रतिक्रिया करते हैं।
अगला प्रश्न है, समाजीकरण की प्रक्रिया किस समय अधिक प्रभावी होती है? ऑप्शन देखते हैं। बच्चे के जीवन के प्रारंभिक वर्षों में, बच्चे के जीवन के बीच के वर्षों में, बच्चे के जीवन के अंतिम वर्षों में, या इनमें से किसी में भी नहीं। तो सही उत्तर है बच्चे के जीवन के बीच के वर्षों में। दोस्तों, गिडेंस ने मोटे तौर पर समाजीकरण के 2 स्तर निर्धारित किए हैं। एक तो प्राथमिक समाजीकरण और दूसरा द्वितीयक समाजीकरण। प्राथमिक समाजीकरण शैशवावस्था और बाल्यावस्था में संपन्न होता है और ये समाजीकरण का सबसे निर्णायक स्तर है, क्योंकि बच्चा इसी स्तर पर मूलभूत व्यवहार प्रतिमान सीखता है। इस स्तर के 3 उपस्तर हैं, मौखिक अवस्था, शैशवावस्था और किशोरावस्था। प्रथम अवस्था में शिशु दूध पिलाने के समय के बारे में निश्चित अपेक्षाएं बनाता है और ये संकेत देना सीखता है कि उसे भोजन की कब आवश्यकता है। दूसरी अवस्था जन्म के लगभग 1 वर्ष बाद से शुरू होती है और इस अवस्था में बच्चे को अपने कुछ कार्य स्वयं ही करने का प्रशिक्षण दिया जाता है, जैसे कि शौचालय के उपयोग का प्रशिक्षण। समाजीकरण की तीसरी अवस्था लगभग जन्म के 4थे वर्ष से प्रारंभ होती है और बच्चे के तरुण होने तक चलती है और ये वो अवस्था है जब बच्चा परिवार का पूरा सदस्य बनता है, परिवार में लैंगिक आधार पर मान्यता प्राप्त सभी भूमिकाओं को आत्मसात करता है और बच्चा सामाजिक भूमिकाओं से तादात्म्य स्थापित करता है। द्वितीयक समाजीकरण बचपन की अंतिम अवस्था से प्रारंभ होता है और परिपक्वता की आयु तक आता है। वैसे समाजीकरण जीवन में कभी भी नहीं रुकता है। अगला प्रश्न है, किस विद्वान के शब्दों में समाजीकरण विकास की एक प्रक्रिया है? ऑप्शन है आपके अरस्तु, रूसो, स्टेसी या लॉक। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, स्टेसी। दोस्तों, स्टेसी के अनुसार समाजीकरण विकास की उस प्रक्रिया को कहते हैं जिसके तहत एक व्यक्ति ज्ञान, क्षमता, विश्वास, मूल्य, दृष्टिकोण और स्वभाव प्राप्त करता है। इससे समाज के साथ उसका तालमेल संभव हो पाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, समाजीकरण किस प्रकार की प्रक्रिया है? तो आप जानते हैं समाजीकरण व्यक्ति के व्यक्तित्व को बनाने की प्रक्रिया है। तो ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, व्यक्ति की संस्कृति परिवर्तित करने में, व्यक्ति के समाज को परिवर्तित करने में या व्यक्ति के व्यक्तित्व को परिवर्तित करने की नहीं, बल्कि समाजीकरण व्यक्ति के व्यक्तित्व को बनाने की प्रक्रिया है। क्योंकि आप जानते हैं कि जन्म के समय बच्चा केवल एक जैविक प्राणी है, उसमें कोई सामाजिक विशेषता नहीं पाई जाती है। समाज की महत्वपूर्ण इकाई परिवार के भीतर वह सामाजिक गुण प्राप्त करता है और इन सभी गुणों का विकास सामाजिक सीख की प्रक्रिया द्वारा होता है। इसलिए इस व्यवस्था को समाजीकरण की संज्ञा दी जाती है। इस प्रक्रिया द्वारा व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास होता है। अगला प्रश्न है, देखिए, समाजीकरण को सामाजिक प्रगति के निर्धारण में आधारभूत प्रक्रिया किसने प्रदर्शित किया है? सीमिल, बर्गेस, रास या वान विजे ने? तो सही उत्तर है बर्गेस ने। दोस्तों, E.W. बर्गेस एक विचारक हैं। इन्होंने समाजीकरण को सामाजिक प्रगति के निर्धारण में आधारभूत प्रक्रिया के रूप में प्रदर्शित किया है। यानी बर्गेस के अनुसार सोशलाइजेशन एज द फंडामेंटल प्रोसेस इन द डिटर्मिनेशन ऑफ सोशल प्रोग्रेस। तो याद रखिएगा, समाजीकरण सामाजिक प्रगति के निर्धारण में आधारभूत प्रक्रिया है, ये कहना बर्गेस का है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्राथमिक समाजीकरण शिशु अवस्था में स्थान लेता है आमतौर पर खानदान में, बिरादरी में, नातेदारी में या परिवार में? तो सही उत्तर है परिवार में, यानी फैमिली में। दोस्तों, प्राथमिक समाजीकरण की जो प्रक्रिया है, प्राइमरी सोशलाइजेशन, उसे कहते हैं जिसके द्वारा कोई शिशु जैविक रूप से सामाजिक प्राणी बनता है। जो समाजीकरण परिवार, क्रीड़ा मंडली और पड़ोसियों के बीच होता है उसे ही प्राथमिक समाजीकरण कहा जाता है। दोस्तों, कुछ वैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक और समाजशास्त्रियों ने इसे प्रारंभिक समाजीकरण की प्रक्रिया कहा है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। भारतीय परिवार में माता पिता अपनी पुत्रियों को ससुराल में उत्तम पत्नी, पुत्री के रूप में बनने के लिए तैयार करते हैं। यह किसका एक उदाहरण है? ऑप्शन देखिए, समाजीकरण, पुनर्समाजीकरण, प्रौढ़ समाजीकरण या प्रत्याशित समाजीकरण। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, प्रत्याशित समाजीकरण। दोस्तों, प्रत्याशित समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत लोग किसी भूमिका को इस उम्मीद में निभाते हैं कि भविष्य में उन्हें उसे कुछ वैसा ही करना है। जैसे छोटे छोटे बच्चे कभी सिपाही, कभी सेना का जवान, कभी डॉक्टर का, तो कभी शिक्षक की नकल करते हैं। घर में छोटी छोटी बच्चियां अपनी दादी की या माँ की नकल उतारती हैं। शायद उन्हें लगता है कि उन्हें भी एक दिन दादी और माँ की भूमिका निभानी है।
इस अवधारणा का संदर्भ रेफरेंस इंडिविजुअल या संदर्भ व्यक्ति की और संदर्भ समूह की यानी रेफरेंस ग्रुप से है। कभी कभी हम उस व्यक्ति या समूह की नकल करते हैं जो हम नहीं हैं पर वैसा अवश्य बनना चाहते हैं। स्कूली शिक्षा समाप्त होने के समय कुछ बच्चे कॉलेज या विद्यार्थियों के आचरण का यह सोचकर नकल करते हैं कि उन्हें भी कॉलेज पहुंचने पर उस ढंग का व्यवहार करना है। और यहाँ कॉलेज के विद्यार्थियों के संदर्भ समूह और स्कूल के विद्यार्थियों का पूर्वभाषी व्यवहार पूर्वाभ्यासी समाजीकरण कहा जाएगा। प्रत्याशित समाजीकरण को पूर्व अभ्यासी समाजीकरण भी कहते हैं। ब्रूम और सेल्सनिक का मानना है कि व्यावसायिक योग्यता प्राप्त करना भी एक किस्म का पूर्व अभ्यासी समाजीकरण है, क्योंकि यह व्यक्ति को एक नई भूमिका के लिए तैयार करता है। और प्रत्याशित समाजीकरण की अवधारणा की रचना रॉबर्ट के मर्टन और A.S. किट ने की है। तो याद रखिएगा, जो भारतीय परिवार में माता पिता अपनी पुत्रियों को ससुराल में उत्तम पत्नी या पुत्री के रूप में बनने के लिए तैयार करते हैं, ये प्रत्याशित समाजीकरण है। अगला प्रश्न है दोस्तों, पूर्वाभासी समाजीकरण का अर्थ क्या है? तो आप जान लीजिए, भावी भूमिका या आगे आने वाली भूमिकाओं के लिए जो समाजीकरण होता है उसको पूर्वाभासी समाजीकरण कहते हैं। तो पूर्वाभासी समाजीकरण इसी को प्रत्याशित समाजीकरण भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रत्याशित समाजीकरण की अवधारणा किसने दी है? तो याद रखिएगा, प्रत्याशित समाजीकरण की अवधारणा समाजशास्त्र में R.K. मर्टन द्वारा प्रतिपादित की गई है। तो प्रत्याशित समाजीकरण R.K. मर्टन। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रत्याशित समाजीकरण का प्रत्यय किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो उत्तर है ऑप्शन A, R.K. मर्टन द्वारा। अगला प्रश्न है दोस्तों, जिस अवस्था में बच्चों को परिवार के साथ साथ पड़ोस, विद्यालय, खेल के साथियों और नवागंतुक के साथ समायोजन स्थापित करना पड़ता है, अवस्था निम्न में से क्या कहलाती है? तो ये अवस्था क्या कहलाती है? देखिए, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, तदात्मीकरण अवस्था या किशोरावस्था। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, किशोरावस्था। दोस्तों, किशोरावस्था मानव जीवन का एक संक्रांति काल या तनाव का काल है और इस स्तर पर बच्चे अपने माता पिता के नियंत्रण से मुक्त होना चाहते हैं। इस काल में विभिन्न किस्म की बुरी आदतें लगने का भी भय होता है और इस अवस्था में लड़के लड़कियों में शारीरिक परिवर्तन स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ने लगते हैं। यौन संबंधी ज्ञान इतना हो जाता है कि उसके कारण उनके जीवन में विभिन्न प्रकार के तनाव देखने को मिलते हैं। वे अपनी जीवजन्य अभिप्रेरण या बायोजेनिक मोटिवेशन के अनुरूप व्यवहार करने और मनोभावों को पूर्ण करने की पूरी कोशिश करते हैं। किशोर को न केवल परिवार के सदस्यों बल्कि पास पड़ोस, विद्यालय और अन्य द्वितीयक समूहों के सदस्यों से सामंजस्य स्थापित करना पड़ता है। अगला प्रश्न है, किस अवस्था में परिवार की अपेक्षा स्कूल और मित्र मंडली को राजनैतिक समाजीकरण का अधिक प्रभावशाली उपकरण माना गया है? बाल्यावस्था, शैशवावस्था, युवावस्था या किशोरावस्था? तो सही उत्तर है किशोरावस्था में परिवार की अपेक्षा स्कूल और जो फ्रेंड सर्किल है उनको राजनैतिक समाजीकरण का अधिक प्रभावशाली अभिकरण माना गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, पियाजे के अनुसार एक नवजात कितने स्तरों से होकर गुजरता है इसके पहले कि वह आश्वस्त हो जाए कि उसके अस्तित्व के साथ बाह्य वस्तुओं का भी अस्तित्व है? तो ऑप्शन देखिए, 6, 5, 4 या 3। तो सही उत्तर है 6। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। आप देख सकते हैं कि पियाजे जो हैं ये मनोवैज्ञानिक और बाल मनोवैज्ञानिक हैं, समाजशास्त्री हैं। इनके अनुसार नवजात शिशु के जन्म से 2 साल तक अवस्था संवेदी पेशी अवस्था होती है। इस अवस्था में शिशु कुछ संवेदी पेशी क्रियाएं जैसे पकड़ना, चूसना, चीज़ों को इधर उधर करना आदि स्वतः सहज क्रियाएं होती हैं। और पियाजे के अनुसार इस अवस्था में शिशुओं का बौद्धिक और संज्ञानात्मक विकास 6 उप अवस्थाओं से होकर गुजरता है। एक तो प्रतिवर्त क्रिया की अवस्था, ये पहली अवस्था है जो जन्म से 1 महीने तक होती है। चूसने की प्रक्रिया जो है इसमें सबसे प्रबल होती है। दूसरा, ये प्रमुख वृत्तीय प्रक्रिया होती है, स्टेज ऑफ प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शन, ये दूसरी अवस्था है जो 1 से 4 महीने तक होती है। तीसरी, गौड़ वृत्ति प्रक्रिया की अवस्था, स्टेज ऑफ सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शन, ये तीसरी अवस्था होती है जो 4 से 8 महीने तक होती है। पास की वस्तुओं को छूने और चादर पर पड़े खिलौने पाने की कोशिश इस अवस्था में होती है।
और देखिए चौथा है गौड़ स्क्रीमाटा के समन्वय की अवस्था। ये चौथी अवस्था है जो 6 से 12 महीने तक होती है। इस अवस्था में शिशु वयस्कों द्वारा किए गए कार्यों को अनुसरण करने की कोशिश करता है। पांचवी अवस्था तृतीय वृत्तीय प्रक्रिया की अवस्था होती है और ये 12 से 18 महीने तक होती है। इस अवस्था में बालक प्रयास और त्रुटि के आधार पर अपनी परिस्थितियों को समझाने की कोशिश से पहले सोचना आरंभ कर देता है। और छठवीं अवस्था है मानसिक संयोग द्वारा नए साधनों की खोज की अवस्था। ये अवस्था 18 से 2 साल तक होती है, जब शिशु प्रतिमा का उपयोग करना सीख जाता है और प्रतीकात्मक चिंतन प्रक्रिया द्वारा स्वयं समस्या का हल ढूंढ लेता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, पूर्व ऑपरेशनल अवस्था में बच्चा किस प्रकृति का होता है? तो सही उत्तर है पूर्व ऑपरेशनल अवस्था में बच्चा आत्म केंद्रित अवस्था में होता है। प्री ऑपरेशनल स्टेज की शुरुआत लगभग 2 वर्ष की उम्र में होती है और 7 वर्ष तक चलती है। इस स्तर में भाषा का इतना ज्ञान हो जाता है कि शब्दों के माध्यम से विचारों का संचार होने लगता है, लेकिन वह बहुत तरह के संकेतों के माध्यम से भी बच्चे अपनी बातों को प्रकट करते हैं और दूसरों के विचारों को समझते हैं। दोस्तों पियाजे ने पूर्व परिचालन स्तर को आत्म केंद्रित यानी ईगोसेंट्रिक स्तर कहा है और बच्चे इस स्तर में हमेशा वातावरण को अपने केंद्र बिंदु मानकर समझने का प्रयास करते हैं। वो हर चीज़ का विश्लेषण अपने संदर्भ में करने का प्रयास करते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिकरण की एजेंसी नहीं है? देखिए परिवार, स्कूल, समूह या पीयर ग्रुप या मीडिया। तो सही उत्तर है मीडिया। दोस्तों सामाजिकरण के जो अभिकरण हैं उसमें परिवार, मित्र मंडली, पड़ोस, शिक्षा, राज्य और जनसंपर्क के साधन हैं। मीडिया इसमें शामिल नहीं है। और आप जान लीजिए मीडिया और मास मीडिया में अंतर है। मीडिया सूचनाओं और आंकड़ों को संग्रहित करती है, जबकि मास मीडिया लोगों तक सूचना पहुंचाती है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने इस प्रश्न को अपने मूल्यांकन से बाहर कर दिया है। तो अन्य महत्वपूर्ण तथ्य जान लेते हैं दोस्तों। कुछ अन्य महत्वपूर्ण: सेना, जेल, आश्रम, पागलखाना, स्कूल, महाविद्यालय, छात्रावास को इरविंग गॉफमैन ने समग्र संस्थान कहा है, टोटल इंस्टीट्यूशन। परिवार मानव जीवन की प्रथम पाठशाला होती है और कूले ने परिवार और मित्र मंडली के अलावा पड़ोस को भी एक प्राथमिक समूह माना है, जो सामाजिकरण की प्रक्रिया में बहुत ही प्रभावशाली अभिकरण के रूप में काम करता है। और गिडेंस ने जनसंपर्क को सामाजिकरण का एक मुख्य अभिकरण माना है। मास मीडिया में समाचार पत्र, टेलीविजन, रेडियो, पत्र पत्रिकाएं आदि आते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी आप देख सकते हैं कि सामाजिकरण की एजेंसी नहीं है? परिवार, साथी समूह, पुलिस और स्कूल। तो इसमें आप जान लीजिए कि पुलिस जो है वो सामाजिकरण की एजेंसी नहीं है, जबकि परिवार, पीयर ग्रुप या साथी समूह, स्कूल, विद्यालय ये सभी जो है सामाजिकरण की एजेंसी या अभिकरण है। इसमें पुलिस शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है दोस्तों, इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि जब कोई व्यक्ति समाज विरोधी व्यवहार को सीखता है तो उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन देखते हैं। नकारात्मक सामाजिकरण, विसमाजीकरण, पूर्ण सामाजिकरण या पूर्वाभ्यासी सामाजिकरण। तो सही उत्तर ऑप्शन ए, नकारात्मक सामाजिकरण। दोस्तों अगर जो आप देखें समाज विरोधी गतिविधियों को सीखना नकारात्मक सामाजिकरण है। जैसे यदि कोई विद्यार्थी पढ़ाई का काम छोड़कर पॉकेटमारी, चोरी, डकैती और तस्करी का काम सीखता है तो उसे नकारात्मक सामाजिकरण कहा जाएगा। अगला प्रश्न है, वह प्रक्रिया निम्नलिखित के रूप में मानी जाती है जिसके द्वारा असहाय मानव शिशु को धीरे धीरे आत्मबोध होता है, उस संस्कृति का ज्ञान कौशल प्राप्त होता है जिसमें उसका जन्म हुआ है। ऑप्शन देखिए। पुनः सामाजिकरण, सामाजिक स्थिति, सामाजिकरण या समझ का आदान प्रदान। तो सही उत्तर है ये सामाजिकरण है। और आप जान लीजिए दोस्तों, वो प्रक्रिया सामाजिकरण है जिसके द्वारा असहाय मानव शिशु को धीरे धीरे आत्मबोध होता है, उस संस्कृति का ज्ञान कौशल प्राप्त होता है जिसमें उसका जन्म हुआ है। अब आइए अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। पुनः सामाजिकरण या रीसोशलाइजेशन ये संभव एक समय स्पष्टतः प्रत्यक्ष होता है जब देखिए लड़की का विवाह अभी अभी हुआ है, बच्चे ने जन्म लिया है, व्यक्ति क्रांतिकारी दल के सदस्य के रूप में कार्य करता है या फिर बच्चा विद्यालय जाना आरंभ करता है।
तो सही उत्तर है पुनः सामाजिकरण का समय स्पष्टतः प्रत्यक्ष होता है जब लड़की का विवाह अभी अभी हुआ है। आप जान लीजिए कि सीखे हुए व्यवहार के स्थान पर नवीन मूल्यों, मानकों, मान्यताओं और व्यवहार का प्रशिक्षण अथवा पुराने मूल्यों, मानकों और मान्यताओं का पुनः ज्ञान कराने की प्रक्रिया पुनः सामाजिकरण कहलाती है। पुनः सामाजिकरण आजीवन चलने वाली सामाजिकरण की प्रक्रिया का एक भाग है, जिसमें एक व्यक्ति समय के अनुसार बदलती हुई विभिन्न भूमिकाओं के अनुसार कुछ नया सीखता है और कुछ सीखा हुआ भूल जाता है। अनेक वयस्क भूमिकाओं जैसे पति पत्नी, माता पिता, विधवा, परित्यक्ता, एकाकी, माँ बाप और ऐसी कुछ वयस्क भूमिकाएं हैं जिन्हें व्यक्ति को सीखना पड़ता है। अपने समाज के जीवन मूल्यों को छोड़कर किसी विदेशी सामाजिक मूल्यों और प्रतिमानों को अपनाकर जीने की प्रक्रिया पुनः सामाजिकरण है। और ठीक इसके विपरीत यदि वे अपने देश लौटकर वहाँ की परंपराओं का अनुसरण करते हैं, विदेशी आदतों और परिपाटियों को भुला देते हैं, तो उसे भी पुनः सामाजिकरण कहा जाता है। और आप जान लीजिए कि इसी आधार पर भारतीय लोगों के द्वारा पश्चिमीकरण की प्रक्रिया से गुजरना और पश्चिमीकृत भारतीय लोगों के द्वारा पुनः प्राच्यकरण या ओरिएंटलाइजेशन की प्रक्रिया, इसको पुनः सामाजिकरण या पुनर्सामाजिकरण कहा जाएगा। अगला प्रश्न कथन और कारण से संबंधित है। कथन है सामाजिकरण की निर्विघ्न और सुविधाजनक प्रक्रिया समाज के लिए आवश्यक है। कारण है कि व्यवस्थित सामाजिकरण के बिना कोई व्यक्ति स्वाधीन और स्वसंकल्पशील नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन ए आपका सही है। दोस्तों देखिए क सही है लेकिन ख गलत है। तो आप देख सकते हैं इसकी व्याख्या की सामाजिकरण की निर्विघ्न और सुविधाजनक प्रक्रिया समाज के लिए जरूरी है। जब कोई व्यक्ति स्वाधीन और स्वसंकल्पशील हो, इसके लिए व्यक्तिकरण की प्रक्रिया की आवश्यकता होती है। और दोस्तों एक प्रख्यात विद्वान जिन्होंने सामाजिकरण की प्रक्रिया में सांस्कृतिक आत्मसातीकरण और सांस्कृतिक पारेषण को पर्याप्त महत्व दिया है, वो कौन है? ऑप्शन देखते हैं शेरिफ और सेरिफ, एच.एम. जॉनसन, किम्बाल यंग और ब्रूम और सोल्जनिक। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी किम्बाल यंग। किम्बाल यंग ने दोस्तों सामाजिकरण की प्रक्रिया में, याद रखिएगा, सामाजिक आत्मसात्मीकरण और सांस्कृतिक पारेषण को पर्याप्त महत्व दिया है। किम्बाल यंग का कहना है कि सामाजिकरण व्यक्ति का सामाजिक और सांस्कृतिक दुनिया से परिचय कराने, उसे समाज तथा उसके विभिन्न समूहों में एक सहभागी सदस्य बनाने और उस समाज के मानकों और मूल्यों को स्वीकार करने को प्रेरित करने वाली प्रक्रिया है। और सामाजिकरण में सांस्कृतिक आत्मसात्मीकरण यानी कल्चरल एसिमिलेशन और सांस्कृतिक पारेषण की प्रक्रिया शामिल होती है। इस पक्ष पर अन्य लोगों की तुलना में किम्बाल यंग ने सबसे अधिक बल दिया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने सामाजिकरण के संदर्भ में मैं और मुझे का सिद्धांत प्रस्तुत किया है? ऑप्शन देखिए दुर्खीम, मीड, कूले या फिर फ्रायड। तो सही उत्तर है मीड, जॉर्ज हर्बर्ट मीड यानी J.H. मीड। दोस्तों सामाजिक संदर्भ या सामाजिकरण के संदर्भ में मीड ने मैं और मुझे का सिद्धांत दिया है। जब बच्चे दूसरों की नकल करते हैं तो वे इस माध्यम से दूसरों की भूमिका निभाने का प्रयास करते हैं, जिसे मीड ने टेकिंग द रोल ऑफ अदर कहा है। और इस तरह बच्चों में आत्मचेतना या सेल्फ अवेयरनेस का विकास होता है और उस स्थिति में उसके अंतर्गत मैं और मुझे यानी आई एंड मी की अवधारणा का विकास होता है। मैं से तात्पर्य उस बालक से है जिसका अभी ठीक से सामाजिकरण नहीं हुआ है और जिसके अंतर्गत बहुत सारी स्वाभाविक इच्छाएं पाई जाती हैं। और मुझे वह है उस बच्चे में मैं के अंतर्गत सामाजिक आत्मन या सोशल सेल्फ के रूप में मौजूद विचार हैं। बच्चे अपने अंदर उस रूप को आंकने का प्रयास करते हैं जिस रूप को उसके अंतर्गत अन्य लोग देखने का प्रयास करते हैं। बच्चों के अंतर्गत पहले मैं का विकास होता है और जब मैं दूसरों के संसर्ग में आता है तो वे दूसरों की नज़र से अपने आप को देखने का प्रयास करते हैं। इस तरह बच्चों में आत्मचेतना की क्षमता या मुझे का विकास होता है। और दोस्तों इसी को गिडेंस ने डेवलपमेंट ऑफ कैपेसिटी ऑफ सेल्फ अवेयरनेस कहा है। और देखिए J.H. मीड, जॉर्ज हर्बर्ट मीड का कहना है कि समाज के सामान्य मूल्य, आदर्श, तौर तरीके और संस्कृति के बारे में बच्चे को सीखना व्यापक अन्य या सामान्यकृत अन्य, जिसको जनरलाइज्ड अदर कहा जाता है, इसका विकास रोल टेकिंग और रोल प्लेइंग की प्रक्रिया से होता है।
अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों को जान लेते हैं कि फ्रायड ने आत्मन को 3 खंडों में बांटकर सामाजिकरण की व्याख्या करने का प्रयास किया है। ये हैं ईड, ईगो एंड सुपर ईगो, यानी ईदम, अहम और पराहम। फ्रायड ने जिसे ईदम कहा है उसी को कूले ने बुनियादी मानव स्वभाव कहा है। मीड ने मैं यानी आई कहा है। फ्रायड ने पराहम कहा है, उसी को मीड ने मुझे कहा है। फ्रायड ने शिशुओं में काम विषयक भावना की जो प्रवृत्ति को काम लिप्सा या लिबिडो की संज्ञा दी है। यही काम विषयक भावना सृजनात्मक कार्यों की ओर दिशा प्रदान करने की कोशिश करती है और इसी से विभिन्न प्रकार की विधाओं, कलाओं, वैज्ञानिक खोजों और साहित्य का विकास होता है। इसे फ्रायड ने ऊर्ध्वपातन या उदात्तीकरण, सब्लिमेशन की प्रक्रिया कहा है। दोस्तों, सामाजिकरण के विश्लेषण में फ्रायड ने मातृरत यानी ओइडेपल स्टेज या पितृरत या इलेक्ट्रा मनोग्रंथि की चर्चा की है। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से किसने सामाजिकरण के संदर्भ में मैं और मुझे की अवधारणा व्यक्त किया है? तो सही उत्तर है G.H. मीड, यानी देखिए जॉर्ज हर्बर्ट मीड ने दोस्तों सामाजिकरण के संदर्भ में मैं यानी आई एंड मी की अवधारणा प्रस्तुत की है। ये प्रश्न बार बार परीक्षाओं में पूछा गया है। स्व के विकास के संदर्भ में मैं और मुझे की अवधारणा का प्रयोग किसने किया है? तो आप जान लीजिए जॉर्ज हर्बर्ट मीड ने। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, आत्म के विकास में मैं और मुझे की अवधारणा किसके द्वारा दी गई है? तो सही उत्तर है आत्म के विकास में मैं और मुझे की अवधारणा दोस्तों G.H. मीड के द्वारा प्रस्तुत की गई है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, सामाजिकरण के संदर्भ में मैं और मुझे की अवधारणा किसके द्वारा? तो ये मीड के द्वारा मैं और मुझे यानी आई एंड मी की अवधारणा प्रस्तुत की गई है। अगला प्रश्न है दोस्तों, मीड के लिए सामान्यीकृत अन्य तथा महत्वपूर्ण अन्य सृजनकर्ता किसके हैं? तो देखिए आई, मी, ईगो या सुपर ईगो। तो सही उत्तर है मी यानी मुझे। दोस्तों, मीड के लिए जो सामान्यीकृत अन्य है, जनरलाइज्ड अन्य और महत्वपूर्ण अन्य, ये मुझे के सृजन करता है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है कि सामान्यीकृत अन्य की अवधारणा किसके द्वारा प्रस्तुत की गई है? आपको बताना है H.S. फ्रायड, कूले, H. ब्लूमर या G.H. मीड के द्वारा। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी G.H. मीड के द्वारा सामान्यीकृत अन्य या जनरलाइज्ड अदर की अवधारणा प्रस्तुत की गई है। अगला प्रश्न है दोस्तों, G.H. मीड के अनुसार स्वयं का अंश जो सामाजिक मांगों के प्रति संवेदनशील होता है, होने का संबंध है अहंकार से, ईदम से, परम अहंकार से या अहम से? तो सही उत्तर है अहम से। दोस्तों, G.H. मीड के अनुसार आत्मन या सेल्फ का सबसे महत्वपूर्ण गुण ये है कि ये परावर्तनात्मकता या आत्मवाचक है, इसलिए आत्मन स्वयं अपने लिए एक वस्तु है। उन्होंने आत्मन को 2 भागों में बांटा है, मुझे या सामान्यीकृत अन्य तथा मैं के रूप में। अगला प्रश्न है, मीड के अनुसार स्वयं का सार होता है क्या? देखिए भूमिका ग्रहण, परावर्तनता, चेतना या इनमें से कोई नहीं? तो सही उत्तर है परावर्तनता दोस्तों मीड के अनुसार स्वयं का सार होता है। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति न तो मानव पैदा होता है और न ही सामाजिक, वरन ये दोनों ही बनता है सामाजिकरण की प्रक्रिया द्वारा। तो आप देख सकते हैं कि इसमें से कौन सा सही उत्तर है? तो सही है इसमें से कि ये बिल्कुल सही है क्योंकि एक व्यक्ति न तो मानव पैदा होता है न ही सामाजिक, वरन वह दोनों ही बनता है सामाजिकरण की प्रक्रिया द्वारा। अगला प्रश्न है दोस्तों, किसके सिद्धांत के अनुसार बच्चे का दूसरे व्यक्तियों में जब संवहनात्मक संपर्क या कम्युनिकेटिव कांटेक्ट होता है तब आत्म यानी सेल्फ का विकास होता है? ऑप्शन है मीड, कूले, फ्रायड या जोड। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए मीड। दोस्तों, जॉर्ज हर्बर्ट मीड फ्रायड के विचारों से सहमत नहीं थे। उनका कहना था कि शिशु में आत्मन का विकास अनुकरण से होता है। शिशुओं के प्रारंभिक जीवन में जो कोई भी आता है वह उन लोगों के व्यवहार की नकल करने का प्रयास करता है। अनुकरण की भावना के कारण ही बालक अपने माता पिता या दादा दादी की तरह चलने बोलने का प्रयास करता है और बच्चों में अनुकरण की भावना बहुत अधिक पाई जाती है। मीड का कहना है कि बच्चे एक नवयुवक की भूमिका निभाने की स्थिति में पहुँचे उसके पूर्व उन्हें 3 चरणों से गुजरना पड़ता है, प्राथमिक, क्रीड़ा और खेल स्तर।
अगला प्रश्न है दोस्तों, सीखने की प्रक्रिया को मनोवैज्ञानिक आधार पर किसने प्रस्तुत किया है? पियाजे, दुर्खीम, डेविस या पार्सन्स? तो सही उत्तर है पियाजे ने। दोस्तों पियाजे ने सीखने की प्रक्रिया को मनोवैज्ञानिक स्तर पर प्रस्तुत किया है और उन्होंने तर्क दिया है कि बच्चे दिमागी तौर पर बहुत सक्रिय होकर अपने आसपास की चीज़ों का विश्लेषण करते हैं और तभी उन्होंने अपने व्यक्तित्व का एक अंग बनाते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है कि सामाजिकरण के सिद्धांत में दुर्खीम का दृष्टिकोण क्या है? सांस्कृतिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक या तार्किक? तो सही उत्तर है सामाजिक। दोस्तों आप देख सकते हैं कि सामाजिकरण के सिद्धांत में दुर्खीम का दृष्टिकोण सामाजिक है। उन्होंने सामाजिकरण की प्रक्रिया को, आप देख सकते हैं कि सामाजिकरण की प्रक्रिया को दुर्खीम ने दोस्तों सामूहिक प्रतिनिधित्व के अवधारणा के आधार पर समझाने का प्रयास किया है, जिसका तात्पर्य है समाज में विचारों की व्यवस्था, व्यवहार, प्रतिमानों तथा सामाजिक प्रवृत्तियों और मूल्यों का होना है। तो याद रखिएगा, सामाजिकरण के सिद्धांत में दुर्खीम का दृष्टिकोण सामाजिक है और सामाजिकरण की प्रक्रिया को दुर्खीम सामूहिक प्रतिनिधित्व की अवधारणा के आधार पर समझाने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। इसमें आपने पीजीटी, जीआईसी, जीडीसी, असिस्टेंट प्रोफेसर और नेट जेआरएफ के लिए समाजशास्त्र के अंतर्गत सामाजिकरण चैप्टर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व किया। ये प्रश्न आपके आगामी परीक्षाओं के लिए अति संभावित और महत्वपूर्ण हैं, आप इनको तैयार कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।